हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले आपका प्रकरण है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि प्रारंभ में जब पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई तब हमारे पास कोई भाषा तो थी नहीं, मानव के पास कोई भाषा नहीं थी। तो मानव जो था वो एक दूसरे से इशारों में बातचीत करना प्रारंभ किया। उन्हीं इशारों को सांकेतिक भाषा कहा जाने लगा और सांकेतिक भाषा कुछ दिनों तक चली। फिर मनुष्य ने सोचा कि अब हमें कुछ बोलना चाहिए, तो धीरे धीरे करके उन लोगों ने अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालनी शुरू की और उन्हीं ध्वनियों को मौखिक भाषा कहा जाने लगा। केवल ध्वनियाँ निकालने से भाषा तो बन नहीं जाएगी। धीरे धीरे उन लोगों ने आ ई ऐसे करके ध्वनियाँ निकाली अपने मुख से और फिर उन्हें लगा कि केवल ध्वनि से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ बोलना है। तो उन ध्वनियों को, उन वर्णों को उन लोगों ने मिलाकर बोलना सीखा। जब उन लोगों ने वर्णों को मिलाया तो शब्द बने, जैसे राम। तो केवल राम कह देने से भी भाषा नहीं बनी, तो उन्हें लगा कि अब इसमें हमें कुछ और जोड़ के कुछ बड़ा करना चाहिए। तो उन लोगों ने कई शब्दों को मिलाया, जैसे राम घर जाता है। तो शब्दों को जब मिलाया, कई शब्दों को, तब बना वाक्य। फिर एक वाक्य बोलने से भी भाषा नहीं बनेगी, तो कई वाक्यों को मिलाकर बोला गया, जैसे राम अच्छा लड़का है, वह विद्यालय जाता है, वह पढ़ाई करता है, खाना खाता है, पानी पीता है। इस तरह से कई वाक्यों को जोड़ा गया। तो जब कई वाक्यों को जोड़ा गया तब जाकर हमारी भाषा बनी। और जब मौखिक भाषा का विकास हो गया तब उन्हें लगा कि अगर हम इसी तरह केवल मौखिक भाषा का ही प्रयोग करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे। तो उन्हें लगा कि अब हमें कुछ लिखना भी चाहिए। तो उन लोगों ने पत्थरों पर लिखने के लिए, उनके पास कुछ था तो नहीं, तो उन लोगों ने पत्थरों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए और फिर उन चिन्हों को मिलाकर लिखना शुरू किया और उसी चिन्ह को लिपि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लिपि के माध्यम से ही हम लिखते हैं, लिपि को ही चिन्ह बोला जाता है। ये जो लिपि आप लोग देख रहे हैं, इस लिपि को ही चिन्ह बोलते हैं। जब हम चिन्हों के माध्यम से कुछ भी लिखते हैं तो वही लिपि कहलाती है। तो सभी के समझ में आ गया होगा। सबसे पहली भाषा कौन सी थी? सांकेतिक भाषा। जब मानव जीवन का विकास पृथ्वी पर हुआ तो सबसे पहली भाषा सांकेतिक भाषा थी, इसके बाद मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा। तो अब आप पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा क्या है। जैसा कि आप सभी की पुस्तक में दिया है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे से प्रकट करता है, विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, ये तो आपके पुस्तक में दिया हुआ परिभाषा है। जैसे यहाँ पर देखिए, भाषा की परिभाषा आपको पता चल गया, विचारों का आदान प्रदान। और अगर पूछा जाए भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार की भाषा होती है, तब आप बताएंगे दो। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। ठीक है बच्चों,
ध्यान से सुनिएगा। सांकेतिक भाषा तो पहले आई थी, लेकिन वो केवल समझने के लिए। हमारी पुस्तक में 2 ही भाषा दिया है, तो जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए भाषा कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो ध्वनियाँ हम अपने मुख से निकालते हैं, जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अगला उसे सुनता है, तो वही मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण देखिए। टेलीफोन पर बातचीत करना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना, संगीत सुनना, कमेंट्री सुनना, ये सभी क्या हैं? मौखिक भाषाएं हैं। और लिखित भाषा क्या होती है? जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लिखने में क्या क्या आता है? पत्र लिखना, ठीक है, कहानी लिखना, कविता लिखना, वेद है, उपनिषद है, ग्रंथ है, पुस्तक, जो उस पुस्तक को लिखते हैं, तो ये सभी क्या है? ये सभी लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। तो आप सभी को भाषा और भाषा के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब आपको पढ़ना है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? देखिए, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, ये ढंग क्या होता है? तरीका, शैली। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और वही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। समझ में आ गया आप सबको? तो चलिए, जैसे सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी को हम लिखते हैं कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। देखिए, हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी क्या है? लिखने का एक चिन्ह है, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं? रोमन। ठीक है, उर्दू भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं? फारसी। ये सभी लिपियां हैं। समझ में आ गया सभी को? प्रत्येक भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। ठीक है, एक प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या हम सभी भाषाओं को एक लिपि में लिख सकते हैं? इस पर आप लोग अच्छे से विचार करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्या हम किसी एक भाषा को अलग अलग लिपियों में लिख सकते हैं? और कई भाषाओं को अलग अलग लिपियों, कई भाषाओं को आप लोग को कमेंट करना है, क्या हम एक भाषा को कई लिपियों में लिख सकते हैं? है कि नहीं? लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, इसमें आपको जवाब देना है। और दूसरा प्रश्न है, क्या सभी भाषाओं को हम एक लिपि में लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसमें एक का उत्तर आपको बता दे रहे हैं। सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है, इसलिए हम सभी भाषाओं को एक लिपि में नहीं लिख सकते, क्योंकि हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन एक भाषा को हम कई लिपियों में लिख सकते हैं, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है कि लिख सकते हैं तो हाँ, नहीं लिख सकते हैं तो नहीं, और क्यों, इसका कारण है। अब इस चीज को समझ लीजिए। जैसे हिंदी में दिया है, राम जाता है। ठीक है, हिंदी है ये, हिंदी में लिखे राम जाता है, तो ये लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि के ऊपर ये सिरो रेखा है, सिर के ऊपर। तो ये हिंदी में लिखे राम जाता है, देवनागरी लिपि। अगर हम बोले हिंदी में राम जाता है और लिखे उसकी स्पेलिंग, तो रोमन लिपि हो जाएगी। जैसे राम
जाता है। बोल तो हिंदी में रहे हैं, लेकिन लिख कैसे रहे हैं? ये रोमन लिपि है। तो एक ही भाषा को हम अलग अलग लिपियों में लिख सकते हैं। उर्दू में हो गया, उर्दू में लिखते हैं दाएं से बाएं तरफ, ठीक है। दाएं इधर से इधर लिखा जाता है उर्दू में, जैसे हिंदी में बाएं से दाएं, इंग्लिश में भी बाएं से दाएं, वैसे उर्दू में दाएं से बाएं लिखते हैं। जैसे इसी चीज को हम लिखेंगे राम जाता है। उर्दू में देखिए, ये कौन सी लिपि है? उर्दू की फारसी। फारसी में लिख रहे हैं राम जाता है। ठीक है, ये आपकी फारसी लिपि है। तो भाषा तो एक है, बोल रहे हैं हम हिंदी में, एक भाषा हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं अलग अलग लिपियों में। इसको हिंदी में देवनागरी लिपि, रोमन लिपि और फारसी लिपि। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप सभी को भाषा और लिपि। अब थोड़ा बोली के बारे में समझिए। बोली किसे कहते हैं? क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये परिभाषा आपकी पुस्तक में दिया है, ठीक है। जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे आसपास कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। हमारे आसपास भोजपुरी बोली बोली जाती है, तो वह क्षेत्र कौन सा है? भोजपुरी। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, विस्तार व्यापक रूप से, और बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है, ठीक है। तो बोली भी आप सभी को समझ में आ गया। अब चलिए व्याकरण को समझिए। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले तो आप जानिए व्याकरण। रुकिए, व्याकरण, व्याकरण में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग आपको पता है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरुआत में, प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो होता है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो व्याकरण में उपसर्ग कौन सा है? व्याकरण में दो उपसर्ग है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वी प्लस आ प्लस करण, करण मूल शब्द है, ठीक है। व्याकरण, अब व्याकरण कहते किसको हैं? आपकी पुस्तक में तो दे दिया परिभाषा, जो कि आप लोग परीक्षा में लिखेंगे। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो हम इस चीज को कैसे माने? जैसे हम बोल दें घोड़ा दौड़ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। व्याकरण ही हमें बताएगा कि घोड़ा पुल्लिंग है, उसके साथ रहा है का प्रयोग होगा। घोड़ा दौड़ रहा है, तो इस नियम को कौन बताएगा? व्याकरण बताएगा। देखिए बच्चों, हर चीज का एक व्याकरण होता है। जैसे प्रकृति का भी एक व्याकरण है। प्रकृति का व्याकरण आज कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ गया है, तो इसलिए हमारा भी व्याकरण बिगड़ गया है। जैसे हमारे घर में भी व्याकरण है, हमें अपने घर में नियमों का पालन करना होता है। सुबह उठते हैं, सुबह उठकर हम पहले खाना तो खाने नहीं लगते, नहाते हैं, तैयार होते हैं, पूजा करते हैं, हर चीज़ का टाइम बना हुआ है। तो वही नियम व्याकरण है, ठीक है। कोरोना वायरस ने प्रकृति के व्याकरण को बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से हम न एक साथ रह पा रहे हैं, न हाथ मिला पा रहे हैं, न एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं। तो हम लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस ने प्रकृति का व्याकरण बिगाड़ दिया। तो प्रकृति ने हमारा भी व्याकरण बिगाड़ दिया। समझ में आ रहा है?
तो हर चीज़ के लिए एक व्याकरण होता है। उसी प्रकार हिंदी व्याकरण भी है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अब एक उदाहरण देखिए, अगर कोई बच्चा बीमार है, पहले देखिए दवा को हिलाकर मरीज को पिलाना है, और दूसरा है मरीज को हिलाकर दवा को पिलाना है। तो इन दोनों में क्या सही है, अच्छे से आप समझ कर बताइए। दवा को हिलाकर, अगर कोई मरीज है वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है इसकी तबीयत खराब है, और डॉक्टर उसे दवा देते हैं, तो कहते हैं दवा को हिलाकर मरीज को पिलाना है कि मरीज को हिलाकर दवा को पिलाना है। दोनों में क्या सही है? अगर हम मरीज को हिलाकर, मरीज को खूब हिला देंगे, उसके बाद दवा पिलाएंगे तो मरीज तो वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो हम दवा को हिलाकर इसके बाद मरीज को पिलाएंगे। ऊपर वाला वाक्य शुद्ध है। तो इस चीज की जानकारी हमें कौन देता है? व्याकरण। ठीक है बच्चों, तो आज आप सबने क्या सीखा? भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप सब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और PDF भेजा जाएगा, उसमें कुछ प्रश्नोत्तर होंगे, उसे आप सब अच्छे से लिख लीजिएगा। और इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।